राम की पूजा से जेएनयू को एतराज क्यों? पूजा का विरोध 3:30 बजे आके पूजा का विरोध ये लोग 7 दिन पहले किए, धमकी भी दिए कि हाँ आप लोगों का पूजा हम नहीं होने देंगे, मांस के टुकड़े डालेंगे। जिन लोगों ने धमकी दी आपके सामने कावेरी के लोग मौजूद हैं, नाम भी बताएंगे, हम भी आपको नाम बताएंगे। रामनवमी पर जेएनयू में महाभारत क्यों? नॉनवेज जिसको खाना है वो नॉनवेज खाएगा, वेज जिसको खाना है वो वेज खाता है और एक ही टेबल पे सब लोग बैठ के खाते हैं, किसी को दिक्कत नहीं हुआ। क्या ऐसी नौबत आई कि कल 4 बजे एबीवीपी के लोगों को जाके मेस मैनेजर को धमकाना पड़ा कि आज नॉनवेज नहीं बनेगा। राम पर जेएनयू में लेफ्ट वर्सेस राइट घमासान। नॉनवेज पर भड़का विवाद, जेएनयू में फसाद। और कौन है? अरे ये लगाना एक मिनट। ये बात सही है कि हमारे जो वामपंथी मित्र है वो श्रद्धा और अंधश्रद्धा इसमें कुछ फर्क ही नहीं करते। वो लोगों की भावनाएं और उनकी धार्मिक आस्थाएं इनके प्रति कोई सम्मान का रुख नहीं अपनाते। अब जेएनयू शिक्षा का मंदिर या सियासी अड्डा? नॉन वेज का कोई इशू नहीं है। हाँ, सीधा आप जेएनयू में 15 से 15-16 हॉस्टल्स है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। हर हॉस्टल में नॉन वेज फूड सर्व किया गया है, कोई रोक नहीं सकते हैं क्योंकि वो हॉस्टल कमिटी डिसाइड करते हैं कि कौन सा फूड रखना है, कौन सा नहीं रखना है। जेएनयू हिंसा की इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और धाकड़ एक्सक्लूसिव में बात करेंगे कई मुद्दों की। सबसे पहले बात यह की जाएगी कि रामनवमी के दिन नॉनवेज खाएंगे, भला ये कैसी जिद है? जेएनयू में इसी मुद्दे को लेकर कल देर रात जमकर हंगामा हुआ, मारपीट की गई और यहां तक कि पुलिस भी आ गई। यह झगड़ा एबीवीपी और आइसा के बीच में हुआ। आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं घटना पर, जिसे देखकर आप ये समझ में आ जाएगा आपको कि आखिर जेएनयू में कल रात को क्यों हुआ। जेएनयू में कभी भी इफ्तार पार्टी में चिकन नहीं बनता है, नॉनवेज नहीं बनता है। आप किसी भी मुस्लिम छात्र से पूछ लीजिए। जेएनयू का हर हॉस्टल में नॉनवेज बनता है, ऑप्शन रहता है, आप नॉनवेज खाए या वेज खाए। तो आज भी सप्लाई आया, एबीवीपी के गुंडे सप्लायर के पीछे भागे कि आज सप्लाई नहीं करने देंगे। किस तरह से नक्सलियों का फेस को भी दिखाओ। एक स्टूडेंट अख्तर जिनको बुरी तरीके से उनके सर पे, उनके आंख के पास चोट लगी है, और ऐसे कई सारे विमेन स्टूडेंट्स जिनको वहाँ सिर्फ फिजिकली असॉल्ट नहीं किया गया बल्कि रेप थ्रेट्स दिए गए। नक्सलियों ने आके पूरा इंटरप्ट किया, नॉनवेज के नाम पे, सबके नाम पे सारे हथकंडे अपनाए। पर देखिए आखिरकार उन्होंने लड़ाई पे उतरे और ये देखिए बहुत मारा है मेरे को बीच में लेके। ये मारपीट और हल्ला हंगामा दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों के बीच हुआ। झगड़े में एक तरफ एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र थे और दूसरी तरफ एआईएसए यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन के छात्र थे। एबीवीपी और आइसा के छात्रों ने जमकर मारपीट। यूं तो जेएनयू कैंपस का विवादों से पुराना नाता रहा है। अक्सर यहाँ अलग अलग मुद्दों पर ऐसे सीन देखने को मिल जाते हैं। अब की बार मुद्दा रामनवमी पर कावेरी हॉस्टल में हवन बन गया। मौका रामनवमी का था। कावेरी हॉस्टल में एबीवीपी के छात्रों ने हवन का आयोजन किया और यहीं से एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्रों के बीच विवाद शुरू हो गया। जब विवाद शुरू हुआ तब ऐसा लगा कि बातचीत से बात सुलझ जाएगी, लेकिन शाम होते होते छोटा सा विवाद घमासान हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पूरी बुलंदी से नारेबाजी की।
एक दूसरे पर पत्थर फेंके। हालात बेकाबू हो गए, ना छात्र रुके और ना हालात संभले। जेएनयू के दागदार दामन में एक और दाग लग गया। विवाद की इनसाइड स्टोरी ये है कि कैंपस के कावेरी हॉस्टल में रामनवमी की पूजा और नॉनवेज खाने को लेकर विवाद हुआ, मारपीट हुई। अब दोनों ही पक्ष आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। लेफ्ट विंग का आरोप है कि एबीवीपी वालों ने नॉनवेज खाने से रोका। एबीवीपी का कहना है कि लेफ्ट वाले रामनवमी की पूजा में खलल डाल रहे थे और जानबूझकर नॉनवेज खा रहे थे। और जेएनयू में कभी भी इफ्तार पार्टी में चिकन नहीं बनता है, नॉनवेज नहीं बनता है। आप किसी भी मुस्लिम छात्र से पूछ लीजिए। जेएनयू में जिस जगह पे मेस के अंदर हमारे पास वीडियो है, उसी स्थान पे एक दीवार पीछे मेस के अंदर इफ्तार पार्टी चल रही है, लोग रोज़ा कर रहे हैं और जस्ट बाहर, अब मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको, लोग जो है पूजा कर रहे हैं। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लेफ्ट और एनएसयूआई को इससे प्रॉब्लम है। 3 दिन पहले से ही तय था कि इस बार रामनवमी की पूजा जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में होगी। तब शायद ही किसी को मालूम था कि रामनवमी की पूजा कुरुक्षेत्र का मैदान जंग बन जाएगा। फिर लड़ाई हुई भी तो रामनवमी के दिन, और बहाना बना मेस में पकाया गया नॉनवेज भोजन। हर हॉस्टल में नॉनवेज का ऑप्शन रहता है, स्टूडेंट्स चूज कर सकता है उसको वेज खाना है या नॉनवेज खाना है, और ये विदाउट फेल हर संडे जेएनयू के हर हॉस्टल में होता है। आज ऐसा क्या आ गया कि एबीवीपी ये वीट सप्लाई को रोका? दोनों पक्षों के बयान से सच झूठ का पता लगाना जरा मुश्किल है, लेकिन तस्वीरें सिर्फ सच ही बोलती हैं और ये कह रही हैं कि जेएनयू में बहुत गड़बड़ है। इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। वहाँ कम से कम नहीं तो 20 से ज्यादा गार्ड मौजूद हैं। ह्यूमन चेन बनाकर उन्होंने स्टूडेंट्स को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन धक्का मुक्की नहीं रुकी। छात्र एक दूसरे पर लगातार वार करते रहे। नतीजा ये हुआ कि इस हिंसा में 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। हल्ला हंगामे के बीच थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए जेएनयू कैंपस में दाखिल हो गई। पुलिस और एम्बुलेंस साथ साथ जेएनयू कैंपस में पहुंची। भड़के छात्रों को पुलिस ने शांत कराया। घायल छात्रों को अस्पताल ले जाया गया और देर रात लेफ्ट विंग के छात्रों ने जेएनयू कैंपस से वसंत कुंज पुलिस स्टेशन तक मार्च किया। जेएनयू में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कर दी है। जेएनयू के वार्डन सिक्योरिटी स्टाफ से रिपोर्ट मांगी है। जेएनयू प्रशासन ने छात्रों से उनका पक्ष मांगा है। जेएनयू प्रशासन ने कहा है कि वो दोषी छात्रों पर सख्त कार्रवाई करेगा। पुलिस ने भी केस दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस अब छात्रों के बयान दर्ज करेगी। दिल्ली से वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। एबीवीपी के छात्र संगठनों ने दिल्ली पुलिस और जेएनयू प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। छात्रों का आरोप है कि लेफ्ट संगठनों के छात्र उन लोगों पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। यही रिक्वेस्ट है दिल्ली प्रशासन से, पुलिस से भी, कि हम लोगों को भी सिक्योरिटी प्रदान की जाए, क्योंकि जो पिछली बार हुआ था 5 जनवरी को हम अभी तक भी नहीं भूल पाए। हम लोगों को जिस प्रकार से सुनियोजित तरीके से रूम टू रूम नॉक करके सबको पीटा गया था, उस प्रकार की हरकतें ये जेएनयू में एक बार फिर कर सकते हैं। पूरी प्लानिंग में भी है ये लोग। तो इससे हमारे दिल्ली प्रशासन से और जेएनयू प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है, दिल्ली पुलिस से, कि हम लोगों को सिक्योरिटी प्रदान की जाए। अगर हमें कुछ भी होता तो उसके लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए, दोनों पक्षों की दलीलें आपने यहां पर सुन ली हैं। अब हमारे साथ में इस वक्त दिव्या जुड़ी हुई हैं एबीवीपी से, तो उनसे भी हम बात कर लेते हैं। दिव्या, ये पूरा मामला क्या है, जरा ये बताइए कि ये शुरुआत कहां से हुई कि अचानक तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा? हम लोगों ने रामनवमी
रामनवमी के पर्व पर कुछ कॉमन स्टूडेंट्स ने पूजा रखवाई गई थी, कावेरी हॉस्टल में रखवाई गई थी। तो हम लोग एज अ नॉर्मल स्टूडेंट, एज अ कॉमन स्टूडेंट हम लोग वहां पे अटेंड करने के लिए गए थे पूजा। तो पूजा जब ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, 7:30 के आसपास की बात है, तो हम लोग जब रिटर्न हो रहे थे तो वामपंथी लोग आते हैं, आईसा SFI के लोग आते हैं, उन लोगों के हाथ में वेपन्स होते हैं और वो लोग इतना ज्यादा भारी संख्या में रहते हैं कि हम लोग जो पूजा पाठ का जो स्थल था हमारा, हम लोगों ने सामान भी वैसा छोड़ा हुआ था। हम लोगों ने ना सामान उठाया था वहां से और ना ही हम लोगों ने, पूजा पाठ हमारी संपन्न हुई थी, प्रसाद वितरण हो रहा था, उसी समय वो लोग आए और बच्चों पे हंगामा करने लग गए, बच्चों पर जबरदस्ती वार करने लग गए। इसके पीछे की वजह क्या है? आए, हंगामा शुरू कर दिया, बताया जा रहा है कि नॉनवेज को लेकर ये विवाद शुरू हुआ। इसके पीछे जो है, ये लोगों का एजेंडा है ये चीज, और ये लोग हमेशा धर्म विरोधी रहते हैं। हमेशा कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, हम लोग कोई भी हिंदुत्व फेस्टिवल के लिए कोई भी सेलिब्रेशन करते हैं JNU कैंपस में, तो ये लोगों का हमेशा का ये रहता है कि ये लोग उस चीज को विरोध करते हैं और हम लोगों को बोलते हैं कि तुम लोग ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज यहाँ पे नहीं हो सकती है। अच्छा दिव्या, ये सब जब चल रहा था तो प्रबंधन की तरफ से कुछ किया नहीं गया? प्रबंधन ने कोई एक्शन लिया? प्रबंधन की तरफ उस समय वहां पर न्यूज पहुंची नहीं थी और तुरंत फिर हमारी जो वाइस चांसलर मैम है वो कावेरी हॉस्टल में गई थी। उन्होंने फिर बोला था डेकोरम मेंटेन करने के लिए, जब वहां पे सब स्टूडेंट्स नहीं थे, सिर्फ वहां पे रेसिडेंट्स थे, तब मैम गई थी वहां पर, अपने रेक्टर के साथ गई थी और उन्होंने बोला स्टूडेंट्स को समझाया भी था, बट कोई स्टेटमेंट ऐसा उस समय दिया नहीं था मैम ने। और अभी कुछ टाइम पहले ही आज के दिन स्टेटमेंट दिया है वाइस चांसलर ने, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है, तो वो भी पीस मेंटेन करने के। अच्छा, आईसा के छात्रों की तरफ से ये कहा गया कि आप लोग नॉनवेज खाने से उन्हें रोक रहे थे और आप लोगों ने मारपीट शुरू करी। ये सारा विवाद जो है वो नॉनवेज को लेकर हुआ। ये सब एजेंडा है। ये लोग, जैसा कि मैंने बताया कि ये लोग हमेशा धर्म विरोधी रहते हैं और हमेशा कोई भी फेस्टिवल में ये लोग हमेशा हम लोगों को सक्सेसफुल नहीं होना देखना चाहते हैं। इसीलिए ये लोगों ने ये एजेंडा चूज किया था। ये जो नॉनवेज वाला था, हम लोगों का मेस वर्कर्स और एक जो कावेरी रेसिडेंट्स है, सारे स्टूडेंट्स, उन लोगों से ऑलमोस्ट हमारी सबसे बात हो गई थी और वो चीज डिसाइड हो गई थी पीसफुली कि कावेरी हॉस्टल में डिनर में रामनवमी के दिन नॉनवेज नहीं बनेगा, क्योंकि बगल में ही पूजा हो रही थी वहां पर और ये चीज सब लोग मान भी गए थे। लेकिन ये लोगों को एजेंडा फैलाना है, लोगों के पास कुछ था नहीं बोलने के लिए, इसीलिए इन लोगों ने जानबूझकर इस एजेंडा को लेते हुए हमारे फेस्टिवल में विघ्न डालने की कोशिश की और हम लोगों को इसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश, सक्सेसफुल बनने नहीं दिया। हम लोगों के 4 प्रोग्राम थे, जिससे हम लोगों ने सिर्फ 2 प्रोग्राम कर पाए। उसके और वो लोगों की वजह से 2 प्रोग्राम, हमारे कीर्तन वाला प्रोग्राम था, हमारा हनुमान चालीसा का पाठ होने वाला था हमारी तरफ से, वो सारी चीजें भी ये लोगों ने नहीं होने दी। ये लोग चाहते हैं कि हमेशा ये लोग JNU कैंपस को डोमिनेट करते रहे। जिस तरह से ये लोग देख रहे हैं कि ABVP JNU आजकल बढ़ चढ़कर कल्चरल प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रही है और कुछ एक्टिविटीज कर रही है, तो ये लोग उस चीज को जेलस फील करते हुए ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि कोई भी प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल होने नहीं देना चाहते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा एजेंडा लेकर आ जाते हैं जो कि सेंसलेस होता है बिल्कुल, और लोगों के ऊपर हमला करते हैं हमेशा और इशू क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हमेशा ये लोग। लेकिन क्या ये पहले का तनाव चला आ रहा था जो अब आकर अचानक से निकल गया, अचानक से सामने आ गया, या फिर कुछ और एजेंडा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप लोग शुरुआत करते हैं, वो कहते हैं कि आप हाथापाई करते हैं, आप कहते हैं कि वो हाथापाई करते हैं। ऐसा तनाव जो चला आ रहा था ऐसा तो कुछ था नहीं। हम लोग, नवरात्रि का 9 दिन था और जो ये लोग नॉनवेज की बात कर रहे हैं, नवरात्र से हम लोगों का 9 दिन से ये सारी चीजें चल रही थी और नवरात्र में भी संडे आया था, तो हम लोगों ने उस समय तो ये लोगों को मना नहीं किया था नॉनवेज खाने से, तो हम लोग उस समय उन लोगों को क्यों मना करेंगे? हम लोगों ने बस ये लोगों को शांति से बोला था कि बस आज के दिन, रामनवमी के दिन डिनर में बस नॉनवेज नहीं बनेगा। तो उस चीज का ये लोग एजेंडा लेते हैं और लोगों पे, कॉमन स्टूडेंट्स पे वार करते हैं। ठीक है, लेकिन ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, हालांकि आरोप यहां पर बहुत ज्यादा लग रहे हैं। शुक्रिया दिव्या आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो धाकड़ एक्सक्लूसिव में अब खबर होगी राजस्थान के करौली की। करौली में दंगे के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया था कि पिछले
3 दशकों में मुस्लिमों से परेशान होकर करीब 195 परिवार एक खास इलाके से पलायन कर गए। किरोड़ी लाल मीणा ने यह पलायन का दावा ऐसे वक्त पर किया है कि जब करौली दंगों की आग में झुलसा हुआ है। टाइम्स नाउ न भारत संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने 195 परिवारों में से कई परिवारों को ढूंढा और आपके लिए पलायन का सच उजागर किया। करौली से देखिए टाइम्स नाउ न भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। करौली में 195 परिवारों के पलायन का सच क्या समुदाय विशेष से डरकर हुआ पलायन? बीजेपी की लिस्ट कितनी सच्ची? टाइम्स नाउ भारत की ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। एक 195 लोग, ये जो ढोली खार मोहल्ला है जहां मुस्लिम बाहुल्य। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा करौली के धौलीखार मोहल्ले से 195 परिवारों के पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा चुनौती के साथ कह रहे हैं कि वहां से बीते कई सालों से अनुसूचित जाति के लोगों का पलायन सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि धौलीखार में समुदाय विशेष के लोगों का आतंक था। किरोड़ी लाल मीणा की लिस्ट को लेकर टाइम्स नाउ भारत संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र निकल पड़े 195 लोगों की लिस्ट की हकीकत जानने। ये 195 लोगों की लिस्ट है जिसको राज्यसभा सांसद ने कलेक्टर को भी सौंपा था और इस लिस्ट को लेकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। फिलहाल हम लोग हैं पांडे का कुआं जो जगह है वहाँ पर है और देखिए यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। ये काफ़ी साल पहले ये लोग यहाँ पर आ गए और यहाँ रहने लगे हैं। जरा इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? राजंती। राजंती, कितने साल हो गए आपके यहाँ रहते हुए? यहाँ तो हमने 30-35 साल हो गए। क्यों छोड़ के आए थे आप? पहले कहाँ रहते थे? हमारी एक पटोरी, एक ससुरो, 3 लड़का है बाके। तो अब हम काय में रहते, 3 मेरे लड़का, 2 बाकी लड़का, 2 बाकी लड़का। अब काय में रहते एक पाटर में, तो प्लॉट लें जब यहाँ रहे। अच्छा, वहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ बहुत सारे मुस्लिम भी रहते थे इसलिए परेशानी थी, ऐसा कुछ था क्या? हमको कोई परेशानी नहीं है बेचारे इस दिन से। हाँ, ना हम परेशान करे ना तंग करे, हमने को खुद ने कुछ सकर रही है जब हमने कर। क्या मेरे दादाजी आ गए थे यहाँ पे, ये लगभग 90 की बात है, आ गए थे। तो क्या वजह थी, क्यों आए थे, कोई कारण उसका? जगह नहीं थी सर वहाँ पे। क्या है कि मतलब पिताजी 4-5 भाई हो गए थे और एक छोटी सी जगह थी 20 बाई 20 की, उसमें क्या काम चलता। लोहीधार से छोड़ के क्यों आए थे साहब? मधुबनी पानी वहाँ पर हमारे पिताजी मर गए, कुछ यहाँ कीड़े मकोड़े रहते थे वहाँ पर, इस वजह से छोड़ कर। अच्छा, वहाँ पे मुस्लिम बस्ती भी है? मुस्लिम बस्ती भी है और हिंदू था वहाँ पर। पहले हिंदू थे वहाँ, तो फिर छोड़ा क्यों आपने? ज्यादा बढ़ गए थे मुस्लिम, क्या हो गया था? पानी की समस्या थी, चक्कर पानी की समस्या। बीजेपी सांसद की लिस्ट में शामिल 3 परिवारों के बयान से ये साफ था कि उन्होंने किसी समुदाय विशेष के कारण नहीं बल्कि जगह की कमी की वजह से करौली के धौलीखार का इलाका छोड़ा था। 3 परिवारों से बात करने के बावजूद हम संतुष्ट नहीं थे। हमने कुछ और परिवारों को ढूंढा। कोई मुसलमानों से कोई दिक्कत थी क्या? नहीं बेटा, नहीं कोई दिक्कत। कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जगह कम थी इसलिए आ गए। कितने साल हुए माता जी आए हुए? हमने तो, हमारे छोटे छोटे बच्चा तो हैं सब, ये वो है यही। अच्छा, 30 साल हो गए। हाँ। तो आप समझ सकते हैं ये वो लोग हैं जो बता रहे हैं, जिस लिस्ट में भी इनका पूरी कॉलोनी में जो लोग रहते हैं उनका भी नाम लिखा गया। कोई 25 साल से यहाँ रह रहा है, कोई 30 साल से यहाँ रह रहा है, लेकिन ये बताया गया कि सब पलायन किए हैं। पलायन किया आपने वहाँ से? नहीं, वो तो जगह की कमी की वजह से आए हैं, वैसा कुछ नहीं है कि नहीं कोई दबाव के कारण उसके कारण नहीं आए हुए हैं। क्या वजह थी आप वहाँ से छोड़ के आए धौलीखार से? हमारे पास सब जगह की कमी थी और रास्ते भी सकड़े थे, इस वजह से हमको करौली के जो बाहर परकोटे के बाहर प्लॉटिंग थी उसमें हम लोगों ने प्लॉट लिए और वहाँ से हम आ गए। शहर से आए हम आराम से, हमने जो भी हमें उचित कीमत मिली वो दूसरी पार्टी को बेच करके और वहाँ से आए। किसको बेचा आपने? हम ज़्यादातर मोमडन थे, मोमडनों को बेचा। तो वहाँ लगातार संख्या बढ़ रही थी मोमडन की, इसलिए बेचा या क्या था? नहीं, अब वो तो माहौल ऐसा बन रहा था कि हमारे लोगों को प्लॉटों की इच्छा थी, हमें खुली जगह में जाना है।
अब तक की हमारी पड़ताल में ये बात सामने आई कि ज्यादातर परिवार अपनी दिक्कतों के कारण करौली के धूलिखार से दूसरी जगह शिफ्ट हुए थे। पिछले दिनों जब करौली के कलेक्टर RS शेखावत ने भी टाइम्स नाउ नवभारत को बताया था कि धूलिखार से पलायन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। देखो, इस तरह की कोई सूचना नहीं तो इनके पास है ना हमारे पास है। और कोई यदि पहले गया है 1 महीने पहले या 15 दिन पहले, 2 महीने पहले, लोग तो आते रहते हैं जाते रहते हैं काम करने के लिए यहाँ पर। कलेक्टर RS शेखावत की बातों को जांचने के लिए संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र करौली की गलियों में भटकते रहे। इसी दौरान रमेश जाटव नाम के शख्स उन्हें मिले। उन्होंने जो बताया वो पलायन की एक अलग ही कहानी बता रहा था। परेशानी होती थी क्या उस समय? कुछ परेशानी होती हो? उस समय ऐसी कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन मन में भय था। भय के कारण हम सारे लोग वहाँ से। क्या उनका रहन सहन ठीक नहीं लग रहा था? क्या था? हाँ, उचित नहीं था। उचित नहीं था जी। तो क्या परेशान करते थे? क्या करते थे? अब देखो बच्चे हैं। तो बच्चे अगर खेलते कूदते हैं तो उनको मार पीट कर देना, धर देना, उस तो वो बहुत से ऐसे डर थे जिसके कारण हम लोग अपन यहाँ जंगल में आवाज से अपने घर छोड़ दिया। अपने घर छोड़ दिया। रमेश जाटव ने बताया कि धूलिखार में मुस्लिम समुदाय की बढ़ती आबादी के कारण उनके और उनके जैसे परिवारों में डर बढ़ गया था, जिसकी वजह से वहां से लोग पलायन करने लगे। आपका क्या शुभ नाम है? दौलत। क्या नाम है? दौलत। दौलत जी। अच्छा, आपका भी नाम इसमें है। अच्छा दौलत जी, एक चीज बताइए, क्यों छोड़कर आए वहाँ से? क्या जगह की कमी थी सर। अच्छा, जगह की कमी थी और यहाँ आके क्या है कि जगह काफी मिल गई हमें। और दूसरी बात क्या है, पास में ही जानवर वगैरह कटते तो हमारे मिलने जुलने वाले भी नहीं आते, जिनसे भी तो इससे दिक्कत थी। इससे दिक्कत और कोई बात नहीं। मतलब मीट वगैरह कटता था इसलिए दिक्कत थी। टाइम्स नाउ नवभारत की पड़ताल में सामने आया कि कई लोगों ने अपने निजी कारण जैसे जगह की कमी की वजह से धूलिखार से पलायन किया, जबकि कुछ लोगों ने दबी जुबान में माना कि समुदाय विशेष की बढ़ती आबादी से वहां का माहौल बदलने लगा था। आखिर इस लिस्ट के पीछे क्या सच्चाई है? जो कुछ था वो लोगों से मैंने आपको बताया, तमाम लोगों से मैंने बात की। अब आपको तय करना है कि ये जो लिस्ट है ये कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, सच्ची झूठी दोनों है, या कितने प्रतिशत सच्ची है या कितने प्रतिशत झूठी है, आपको तय करना है। कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नवभारत, करौली। धाकड़ एक्सक्लूसिव में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद करेंगे चीन की। चीन जिसके घर में नहीं है दाने, लेकिन वो चला है महाशक्ति कहलाने। है कि वो महाशक्ति है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर दूर तक नजर दौड़ाने पर भी लोग नजर नहीं आ रहे। दफ्तरों पर ताला लग गया है। सभी मॉल्स बंद कर दिए गए हैं। कोई भी दुकान खुली नहीं। कोरोना महामारी से जंग लड़ते हुए पूरी दुनिया को 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है। दुनिया में भले ही इस महामारी का कहर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन चीन जहां से इस बीमारी की शुरुआत हुई वो अब इसकी चपेट में आ गया है। चीन अपने आप को महाशक्ति बताता है, दुनिया पर राज करने का सपना देखता है, लेकिन आज वही चीन अपने देश के लोगों की भूख तक नहीं मिटा पा रहा। उस चीन ने अपने लोगों को बिना खाने और पानी के घर में कैद कर दिया। लोगों का घरों में हाल बेहाल हो गया है। ना ही उन्हें बाहर जाने की इजाजत है, ना ही वो बाहर से खाना मंगवा सकते। चीन सरकार ने अपने देश के लोगों को बेसहारा छोड़ दिया। ये तस्वीरें चीन की हैं। एक नहीं, 2 नहीं, कई अलग अलग राज्यों से आ रही हैं। चीन में कोरोना वायरस से कोहराम मचा हुआ है। सबसे पहले शंघाई में हालात बद से बदतर हुए।
इसके बाद अब चीन के जुआंगझो में भी हालात खराब होते जा रहे हैं। चीन के पूर्वी शहरों में ये बड़ा शहर माना जाता है। यहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शहर में बाहर से आने वाले लोगों पर रोक लगा दी गई है। शंघाई में सोमवार को 26,087 मामले सामने आए। शंघाई में पिछले कई दिनों से सख्त लॉकडाउन लगा है। शहर की आबादी करीब 2.6 करोड़ है। शंघाई में कोरोना से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर हेल्थ वर्कर्स भेजे गए हैं। शंघाई में सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। यहाँ लोग घरों के भीतर कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। चीन के कई बड़े शहर कोरोना संक्रमण की मार झेल रहे हैं। चीन के गुआंगझो में अभी शंघाई की तरह लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया है। ये चीन के सबसे व्यस्ततम शहरों में से एक है। यहाँ कई बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस भी हैं। यहाँ भी हर गुजरते घंटे, हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्राइमरी और मिडिल क्लास के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। गुआंगझो से बाहर वही लोग जा सकते हैं जिन्हें बेहद जरूरी काम है। जिन लोगों को बाहर जाना है उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। अब आप इस वीडियो को देखिए। जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां तक आपको अस्पताल के बेड नजर आएंगे। वैसे हम आपको ये बता दें, ये कोई अस्पताल नहीं, ये एक स्टेडियम है जिसे कोरोना के बढ़ते केस के चलते टेम्पररी अस्पताल में कन्वर्ट किया गया है। सिर्फ स्टेडियम ही नहीं, एक एग्जीबिशन सेंटर को अस्पताल बनाया जा रहा है, जिससे अगर कोरोना के केस बढ़े तो लोगों का यहाँ इलाज किया जाए। चीन की नजर सुपर पावर बनने पर है, लेकिन इस आपदा ने चीन की पोल पूरी तरह से खोल कर रख दी है। कोरोना से जंग दुनिया के हर देश ने लड़ी, लेकिन कभी भी किसी ने अपने लोगों को खाने पीने के लिए यूं मोहताज नहीं किया। लेकिन चीन ने अपने ही लोगों को पूरी तरह से बेसहारा छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और धाकड़ एक्सक्लूसिव में अब एक एक्सक्लूसिव स्टोरी सीधे श्रीलंका से। श्रीलंका को कर्ज के चक्कर में फंसाने वाले चीन ने श्रीलंका को अपना रणनीतिक ठिकाना बनाने की कोशिश में है। और टाइम्स नाउ भारत संवाददाता प्रियांक त्रिपाठी श्रीलंका के उस बंदरगाह पर पहुंचे जहां श्रीलंका की नहीं बल्कि चीन की चलती है, क्योंकि कर्जदार श्रीलंका का यह बंदरगाह चीन के आगे गिरवी है। देखिए श्रीलंका में कैसे बनी चीन की दीवार। श्रीलंका के कोलंबो में राष्ट्रपति गोटाबाया के खिलाफ प्रदर्शन हर दिन तेज होते जा रहे हैं। कोलंबो के गाले फेस ग्रीन में राष्ट्रपति के दफ्तर के बाहर प्रदर्शनकारी लंबी तैयारियों के साथ इकट्ठा हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने वहां टेंट लगा दिए हैं। वहां आने वाले हर प्रदर्शनकारी को मुफ्त में खाना पानी दिया जा रहा है। श्रीलंका आर्थिक बदहाली में क्यों फंसा, उसकी वजह है कर्ज। श्रीलंका जिसकी वजह से कर्जदार बना, वो वजह है चीन। टाइम्स नाउ भारत उस जगह पहुंचने में कामयाब रहा है जहां से चीन ने अपने कर्ज का जाल बिछाने की शुरुआत की थी। जिस जगह से चीन ने श्रीलंका को अपना गुलाम बनाने की शुरुआत की। कोलंबो से 250 किलोमीटर दूर हम्बनटोटा शहर। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका। ये बंदरगाह श्रीलंका के अंदर चीन की दीवार है। ये बंदरगाह श्रीलंका में चीन के अतिक्रमण का सबसे बड़ा सबूत है। दक्षिणी श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह चीन और श्रीलंका की बढ़ती नजदीकी का जीता जागता उदाहरण माना जाता है। ये बंदरगाह इस बात का भी गवाह है कि किस तरह से चीन ने विकास के नाम पर पहले तो कर्ज दिया, फिर उस कर्ज के बदले श्रीलंका के एक बड़े बंदरगाह को निगल लिया। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। आज की स्थिति में श्रीलंका के लिए चाइना ना ही दोस्त है ना ही एक अच्छा पड़ोसी। तकरीबन 99 सालों के लिए चाइना ने हम्बनटोटा की जो पोर्ट है उसको अपने कब्जे में कर लिया है, जिसका जिम्मेदार श्रीलंका भी है। विकास में मदद के नाम पर चीन ने करीब 8 अरब डॉलर का कर्ज श्रीलंका को दिया था। इस कर्ज में हम्बनटोटा बंदरगाह को विकसित करने का भी कर्ज शामिल था। लेकिन जब श्रीलंका चीन के कर्ज में डूबने लगा और ब्याज भी नहीं चुका सका,
तब श्रीलंका ने मजबूरी में चीन को हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल की लीज पर दे दिया। शुरुआती दौर में हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन का 80% नियंत्रण हो गया था। यहां तक कि पोर्ट की सुरक्षा भी चीन ने अपने नियंत्रण में ले ली थी, जिसके बाद भारत ने श्रीलंका पर दबाव बनाया और उसके बाद चीन ने अपनी सुरक्षा हटा ली। हालांकि अभी भी पोर्ट पर चीन का नियंत्रण 70% है। श्रीलंका की सीमा में न्यूक्लियर मटेरियल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पता चला कि एक जहाज नीदरलैंड के रास्ते चाइना की ओर जा रहा था, लेकिन उसी बीच बाद में देखा गया कि उसमें से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की ट्रेसेस मिल रही थी। जब एजेंसीज पहुंची तो पता चला कि वहां यूरेनियम पड़ा हुआ था। नीदरलैंड का यूरेनियम से कोई भी लेना देना नहीं है। सूत्र बताते हैं कि हो सकता है कि ये मटेरियल जो अफ्रीकन पायलट्स थे उनके जरिए यहाँ के टेरिटरी में लाने की कोशिश की गई थी। इससे बात साबित हो जाती है कि जो सवाल भारत ने खड़ा किया था कि आखिरकार चाइना के लोगों को इस पोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों दे देनी चाहिए जबकि ये इलाका श्रीलंका में आता है, वो बिल्कुल सही निकला। सरकार ने तब्दीलियां की और जो 80% की जो एरिया थी जो चाइना के हाथ में था वो आखिरकार अब श्रीलंका के हाथ में 30% आ चुका है। यानी सुरक्षा जो है वो श्रीलंकाई मूल के लोगों के हाथ में अभी भी है। हम्बनटोटा में पुराने बंदरगाह की जगह नया बंदरगाह बनाने, हम्बनटोटा के पास मतला एयरपोर्ट बनाने और हम्बनटोटा जैसे पिछड़े टाउन को अर्बन सेंटर बनाने का प्रस्ताव देकर श्रीलंका को अरबों डॉलर का लोन बांटा और चीन की कंपनियों ने काम भी शुरू कर दिया। लेकिन चीन के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। दरअसल चीन इस पोर्ट को हिंद महासागर में अपना रणनीतिक अड्डा बनाने की तैयारी कर रहा था। हम्बनटोटा पोर्ट के जरिए चीन श्रीलंका में रहकर भारत पर निगरानी का नया अड्डा बनाना चाहता है। चीन का प्लान हम्बनटोटा पोर्ट पर न्यूक्लियर बम और सबमरीन तैनात करने का था। श्रीलंका में चीन की साजिश का खुलासा तब हुआ था जब पोर्ट पर एक शिप से रेडियो एक्टिव सामान बरामद हुआ था। आर्थिक जानकारी से डेट ट्रैप कहते हैं, यानी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करवाना जहां से रिटर्न ना हो। सौदा ये हुआ था कि एक बहुत ही बड़ा पोर्ट बनाया जाएगा चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा, जहां पे ढेर सारी शिप्स आएंगी, लेकिन पता चला बाद में कि केवल 44 शिपों के लिए इस जगह को बनाया गया था। शंका यह भी पैदा की गई कि चाइना हो सकता है जब सुरक्षा अपने हाथों में रख लेता तो आसानी से सबमरीन को ला करके इन पोर्ट्स में रख देता और इन फैक्ट्री में वो न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा रहता जिसके बारे में जानकारी किसी को भी नहीं हो सकती थी। जिस हम्बनटोटा पोर्ट के जरिए चीन ने श्रीलंका को सुनहरे सपने दिखाए थे, वहां अब सन्नाटा पसरा है। पोर्ट में आम इंसान को जाना बिल्कुल मना है। पोर्ट के आसपास भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त है। ऐसा लगता है जैसे चीन यहाँ पर होने वाली गतिविधियों को छिपाना चाहता है। हम्बनटोटा के जो बंदरगाह है उसको देखने के लिए हम टाइम्स ऑफ भारत की टीम अभी यहाँ पे मौजूद है और मैं आपको एक चीज़ बहुत दिलचस्प दिखाना चाहूँगा क्योंकि हमने कोशिश की कि हम जाकर के वहाँ पे जो सिक्योरिटी मैनेजर्स हैं उनसे बात करें ताकि हमें अंदर जाने दिया जाए, हम देखें कि आखिरकार वहाँ पे हो क्या रहा है। इजाज़त नहीं थी। फिर चूंकि ये अगर मैं आपको GPS में समझा पाऊँ तो ये है हम्बनटोटा का पोर्ट, जहाँ पे हम शुरुआत में यहाँ पे गए, गेट नंबर 1, 2। यहाँ से हम इस रास्ते से होते हुए ये पूरा चक्कर काट करके हम यहाँ पे आ चुके हैं इस जगह पे, और यहाँ पे दोनों जगह नेवी है और कोस्ट गार्ड्स के लोग हैं यहाँ पे। लेकिन बहुत ही दिलचस्प बात है क्योंकि यहाँ से लेकर के इस एरिया तक कहीं से भी एक भी एक्सेस नहीं है। श्रीलंका में चीन की चाल बेपर्दा हो चुकी है। राजपक्षे फैमिली की वजह से पूरा देश तंगहाली में जीने को मजबूर है। कैबिनेट इस्तीफा दे चुकी है, लेकिन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनके बड़े भाई और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियों के साथ साथ वहां की आम जनता भी राजपक्षे परिवार के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठा रही है। प्रियांक त्रिपाठी, हम्बनटोटा, श्रीलंका, टाइम्स नाउ, नवभारत। देखिए, इमरान खान की भले ही पाकिस्तान की सत्ता से विदाई हो गई हो, लेकिन उनके तेवर अभी भी कम नहीं हुए हैं। आज इमरान खान ने एक बार फिर शहबाज शरीफ के खिलाफ हल्ला बोला और उन्हें भ्रष्टाचारी बताया। पाकिस्तान की सड़कों पर अगर इमरान खान की बात करें तो इमरान की पार्टी के समर्थकों का प्रदर्शन अब भी जारी, और इस बीच पाकिस्तान की नेशनल असेंबली यानी पार्लियामेंट ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का नया पीएम चुन लिया है। जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे
रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए पीएम चुन लिए गए। पाकिस्तान की संसद ने शहबाज शरीफ को 174 वोटों से प्रधानमंत्री चुना। पीएम चुने जाने पर उनके साथी नेताओं ने उन्हें बधाई दी। आज के दिन पूरी पाकिस्तान की कौम के लिए एक अजीम दिन है कि इस ऐवान ने एक सिलेक्टेड वजीर आजम, झुर्रू की पैदावार वजीर आजम को आइन और कानून के जरिए अपने घर का रास्ता बताया है। शहबाज शरीफ के चुनाव से ठीक पहले इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सांसदों ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से वॉकआउट कर दिया। पाकिस्तान की तारीख के एक और सबसे बड़े मुकदमे का आज फैसला हुआ। आपको बताते चलें कि 5 दिन पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस लेते हुए यहाँ पर जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, हम आपको बता सकते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद या नो कॉन्फिडेंस वोट आप उसको कह सकते हैं, उसको नल एंड वाइड करार दिया था। शहबाज शरीफ को कांटों का ताज मिला है और इसके संकेत इमरान खान ने दे दिए हैं। शहबाज शरीफ और दूसरे विरोधी नेताओं पर इमरान खान ने फिर से भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया। जो आदमी एक मिनट रुक जाए, 16 अरब रुपए का एक करप्शन का केस, 8 अरब रुपए का दूसरा केस, उस आदमी को जो भी सिलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, इससे बड़ी मुल्क की तौहीन नहीं हो सकती। इमरान खान ने नेशनल असेंबली से इस्तीफा देने का भी ऐलान कर दिया। इमरान के तेवर का जवाब नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने अपने ही अंदाज में दिया। मरियम ने कहा कि जल्द ही इमरान को अपने कार्यकाल में लिए फैसलों का पूरा हिसाब किताब देना होगा। स्कैंडल और ये जो रियाद का स्कैंडल, 122 अरब का LNG का स्कैंडल, ये जितने स्कैंडल्स थे, इसमें इंतकाम नहीं होगा लेकिन हिसाब जरूर होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की आज डायरेक्ट बात होगी। दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा रूस है। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का रुख अमेरिका को अखर गया और अमेरिका अब भारत पर दबाव बनाना चाहता है कि भारत रूस से अपने रिश्तों को सीमित करे। दुनिया की नजरें प्रधानमंत्री मोदी के जवाब पर इस वक्त टिकी हुई हैं। देखिए रिपोर्ट और समझिए। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच ऑनलाइन मीटिंग होने जा रही है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। वो इसलिए क्योंकि यूक्रेन पर रूस के अटैक के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बैठक है। ये बैठक वॉशिंगटन में भारत अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय बातचीत के चौथे सत्र से पहले हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच ऑनलाइन मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर है। क्या बातचीत में रूस यूक्रेन वॉर पर भारत की नीति अहम मुद्दा हो सकता है? ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच इन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। कोरोना महामारी, जलवायु संकट, ग्लोबल इकोनॉमी, सुरक्षा और लोकतंत्र की मजबूती, रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत का रुख। भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका की तरफ से रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में रूस का मुद्दा सबसे खास हो सकता है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के स्टैंड को लेकर अमेरिका पहले भी ऐतराज जाहिर कर चुका है। अमेरिका चाहता है कि रूस के साथ भारत अपने रिश्तों को सीमित रखे। भारत ने अभी भी रूस से तेल का व्यापार जारी रखा है और अमेरिका को ये अखर रहा है। वो चेतावनी दे चुका है कि भारत अगर रूस से अपने इस रिश्ते को जारी रखता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अमेरिका भारत के सामने प्रस्ताव रख चुका है कि वो भारत के लिए हथियारों की आपूर्ति करेगा। अमेरिका ने प्रस्ताव के साथ ही शर्त भी रखी है कि भारत को रूस से मिलने वाले हथियारों पर निर्भरता कम करनी होगी। क्या अमेरिका रूस के साथ भारत के संबंधों को तोड़ने के लिए दबाव बना सकता है? अमेरिका रूस को लेकर भारत पर पहले भी दबाव बनाता रहा है।
S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की खरीद पर भी भारत पर सैंक्शन लगाने की बात कही थी। हालांकि भारत ने अमेरिका के दबाव को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका के दबाव पर भारत की क्या नीति होने वाली है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच लंबे समय से संबंध मधुर रहे हैं। रूस भारत का रणनीतिक और सैन्य पार्टनर है, तो अमेरिका से भी भारत के संबंधों में हाल के वर्षों में सुधार आया है। 2020-21 में भारत से सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका को हुआ। इस तरह भारत अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अब सवाल यह है कि अगर रूस के मामले पर भारत ने अमेरिका के दबाव को तवज्जो नहीं दी, तो अमेरिका से भारत के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। रूस के मामलों पर भारत ने अमेरिका के दबाव को तवज्जो नहीं दी, तो अमेरिका से भारत के संबंधों पर असर पड़ेगा। भारत के लिए यह बेहद जरूरी है कि अमेरिका से संबंध खराब ना हो। भारत का अमेरिका के साथ संबंध बनाए रखना आखिर जरूरी क्यों है? इसका जवाब है कि कई बड़े रक्षा सौदे पाइपलाइन में हैं, खासतौर पर नौसेना के लिए। तीनों सेनाओं के लिए 30 प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन की खरीद आखिरी चरण में है, लेकिन रक्षा अधिग्रहण परिषद से अनुमति अभी बाकी है। अपने मौजूदा INS विक्रमादित्य और स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत के लिए लगभग 26 टैंक आधारित लड़ाकू विमानों के लिए नौसेना का टेंडर है, जिसे अगस्त में चालू किया जाना है। 6 समुद्री निगरानी विमान PH-1 के लिए मीटिंग चल रही है। नौसेना को जून में MH-60R मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर का पहला बैच मिलेगा। पूरी डील 24 हेलीकॉप्टर की है। भारत और अमेरिका की आज की बातचीत बेहद अहम होने जा रही है। इसी बैठक में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस पर MOU साइन हो सकता है। इसका उद्देश्य मेट्रॉइड्स की मूवमेंट की निगरानी करना है। इसके अलावा भी दोनों देशों के बीच कई समझौते हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब एक बड़ी खबर की बात करते हैं। दिल्ली के संगम विहार इलाके से बड़ी खबर आ रही है जो सन्न कर देने वाली है। CCTV फुटेज एक आया है जहां एक शख्स पर सरेआम कुछ लोग डंडे बरसाते हैं, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, जिसके बाद शख्स जमीन पर गिर जाता है और अपराधी वहां से फरार हो जाते हैं। जख्मी हालत में जमीन पर गिरे हाकिम सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। पुलिस अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज कर चुकी है, तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए, ये फुटेज देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अचानक कुछ लोग एक शख्स पर लाठी डंडे से उसकी पिटाई करते हैं, जोरदार पिटाई करते हैं और उसके बाद एक के बाद एक कई गोलियां बरसाते हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं टॉप 50 न्यूज पर। पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ निर्विरोध चुने गए। PTI का सदन से वॉकआउट। शहबाज शरीफ को 174 वोट मिले। रात 8:30 बजे शपथ ग्रहण।